नमस्ते। आज मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं। एनके सिंह साहब की एक दृष्टि ऐसी है जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ना उनको ज़्यादा आसान रह जाता है, और अगर कोई ऐसी गुत्थी हम लोगों से सुलझती नहीं है, तब इनके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ वो कुछ ऐसी ही गुत्थी है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अजीत पवार साहब ने किया, वो बगावत करके किया। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसमें शरद पवार साहब का आशीर्वाद भी है। कुछ लोगों का, अब अलग अलग तरह की अलग अलग बातें हैं। एक चीज लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, और एक तो ये क्लियर नहीं हो पाया, दूसरा बीजेपी को ये कराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि क्या लोकसभा की वजह से कराया, जहां उसके 48 में 41 उसके गठबंधन के लोग आए थे पिछली बार, 23 बीजेपी और 18 शिवसेना, और एक उनकी समर्थित जो राणा जी थी, नवनीत राणा जी, या 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 बीजेपी को ऐसा लगता है क्योंकि उसकी बहुत वेफर थिन मेजोरिटी है, 288 के उसमें 146 उसके पास हैं, 106 बीजेपी और 40 शिंदे गुट, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। तो क्या उनका प्लान बी है कि सरकार को बचाना है? इन सबके बीच एनके सिंह साहब, आपसे पहली चीज तो यही समझना है कि वेदर इट के आपको क्या लगता है, शरद पवार साहब की ब्लेसिंग्स हैं, नहीं है? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी का भी बाहर निकलना, उनके सारे विश्वस्त आदमी इसमें बाहर आए हैं। सिंह साहब। आनंद जी, इसमें बड़ा अफसोस होता है कि 70 साल में हम लोग का इन राजनीतिज्ञों पे डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि अगर वो पानी में डूब भी रहे हों तो यही कहेंगे यार कोई स्ट्रेटजी है इसकी। ये एक रियल स्प्लिट है, ये एक रियल बगावत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको हम इस तरह समझे कि शरद पवार ने कोई दांव किया, पेश किया और वो अपने आदमियों को भेज दिया। ये बड़ा ये अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स ही ऐसी है कि मुझे ये शक होने लगता है। इसमें आपकी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं है। ये इनका ट्रस्ट लेवल बहुत कम है। लेकिन ये एक रियल है और उसके वजह वजूहात साफ है। जब शरद पवार ने इस्तीफा देने की बात कही, उसके बाद इमीडिएटली अजीत पवार ने कहा, रिएक्शन दिया उस पर और कहा कि ये ठीक है, अब उनको थकान है, बहुत वो हो गया है उनका, तो अगर पवार साहब इस्तीफा। लेकिन उसी के बाद तमाम लोगों ने खून से चिट्ठी लिखी वगैरह वगैरह, अच्छा खासा ड्रामा हुआ। शरद पवार ने उस चिट्ठी को भी दिखाया। फिर अपनी बेटी को, जैसा होता है, अपनी बेटी को अंततः उन्होंने पार्टी देने का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। अजीत पवार कहीं नहीं थे। जब पोस्टर्स लगे मीटिंग के लिए तो भी अजीत पवार नदारद थे। तो ये जाहिर है कि ये सब कॉज ऑफ एक्शन है जिसके वजह से ये सब हुआ। और ये अजीत पवार का आज से नहीं, बहुत पहले से आप जानते हैं, कई बार डिप्टी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये होता क्यों है? एक बदलोलुप है, अजीत पवार को लगता है कि अब इतने दिन साथ रहे हैं तो ये हमारा, ये अब उत्तराधिकारी हमें बनना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी है। और उसके बरक्स बीजेपी खड़ी है इस तरह के एलिमेंट्स को पार्टी तोड़वा के अपने यहां लेने के लिए। इसके साथ ईडी के केसेस हैं और वो जितने लोग हैं उसमें एक तो 2 साल के जेल काट रहा, और वो उसका पास्ट रिकॉर्ड भी बाहुबली का रहा है। मैं छगन भुजबल की बात कर रहा हूं। जी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये वो लोग हैं जो डिस्ग्रंटल्ड लॉट है, जिनको ईडी से भी दबाव है, जिनको, और बीजेपी का ये एक खुला खेल है। बीजेपी ने राजनीति में जो छिछोरापन होता है वो बहुत स्पष्ट अब दिखाई देने लगा है। ये सब होता नहीं था पहले। मुझे याद है कि आडवाणी जी ने अपने ही एक स्पीच में कहा था, और वो स्पीच मैं चूंकि कवर कर रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा था कि आइडियल्स और आइडियोलॉजी में अंतर है। आइडियल्स हर पार्टी के एक ही हैं, समाज का कल्याण करना, लेकिन उसका रास्ता क्या हो ये आइडियोलॉजी से तय होता है। लेकिन आप इस थॉट को देखिए, तो उन्होंने अपने कोएलिशन धर्म की बात कह के कहा था, और ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन बाद में हमने बैठ के अकेले में उनसे समझा कि ये कहना क्या चाहते। तो यहाँ पे ये है
कि बहुत सिंपल सा है कि बीजेपी ने वो सारी आइडियोलॉजी आइडियल छोड़ के जो ईडी में फंसा है वो भी बीजेपी में अगर आ जाएगा, पार्टी टूट सकती हो तो तोड़ो। आपने कहा कि इससे गेन क्या है? दो गेन है इसके। एक मैसेज अपोजिशन यूनिटी जो हो रही है उसको मैसेज जाएगा कि जो भी इस यूनिटी में शामिल होगा उसको हम ऐसे तोड़ेंगे। तो छोटे जो पार्टियां उनको दहशत होगी। एक तो ये मैसेज है जो 2024 के लिए मुफीद होगी, और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है और बड़ा ही जस्टिफाइड है, जिसमें उसने पिछली बार टिप्पणी की थी, हम उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने कितना सही उसकी व्याख्या की। तो इसमें यह है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एक नाथ शिंदे के लोग, तो ये एक नई क्राइसिस पैदा होगी। और नई क्राइसिस में कांग्रेस, जिस तरह राहुल गांधी घूम के कर रहे हैं, कांग्रेस की मकबूलियत बढ़ रही है, फिर से चुनाव अगर होंगे तो ये पार्टी एक नाथ शिंदे के लोग वापस नहीं आ पाएंगे, ये बहुत साफ है। लिहाजा अब ये करना है कि कहीं से कुछ लोग ले आओ। अजीत पवार एक सॉफ्ट टारगेट थे, क्योंकि ईडी वगैरह जो था वो था ही, और महाराष्ट्र में ये चलता है, हर नेता कुछ ना कुछ धंधे में लगा हुआ है। तो ईडी ने शिकंजा कस रखा है, एक सॉफ्ट टारगेट है, लिहाजा इसको पकड़ना हो। और बड़े खूबसूरती से रातों रात ये तय होके, कैसे जैसे पैलेस इंट्रिग से एक अंग्रेजी में मुहावरा है, राजमहल के षड्यंत्र, तो उसी तरह ये राजमहल का षड्यंत्र करके बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी को झटका दिया। अब ये पार्टी अचानक लोग आते हैं और रातों रात देख के, और सुबह जब तक हम लोग समझे तब तक ये शपथ वगैरह हो जाती है। भला बताइए, इतनी जल्दी शपथ लेना, गवर्नर भी आ जाता, मतलब सारी चीजें हो जाती है, कमाल है साहब। तो बीजेपी जब कहती है कि वो सुचिता वाली पार्टी है, नैतिकता वाली, तो बड़ी हास्यास्पद लगता है कि ये पार्टी करती सब उल्टा है, लेकिन कहती कुछ ऐसा है। जैसे कि मोदी जी ने अभी एक भाषण में, जनता के भाषण में, सार्वजनिक भाषण में कहा, ये मोदी का वादा है। हमें अचानक बड़ी हंसी आई कि भाई वो 15 लाख वाला जो वादा था, ये भी तो मोदी का ही था काकेड़ की जनसभा में। जो बरेली की जनसभा में चुनाव के पहले किसानों की आय दूनी करना था, वो भी तो आपका वादा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी तो आप ही का वादा था कि राज्यों के साथ हम नया रिश्ता रखेंगे, ये भी तो आप ही का वादा। सबका साथ सबका विकास भी आप ही का वादा था। लेकिन पिछली साल 2022 में जो 60 जर्नलिस्ट पकड़े गए तथा कथित संगीन अपराधों में, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उसमें 5 मुसलमान थे। ये सबका साथ सबका विकास है। तो ये पार्टी और इसके जो रहनुमा हैं मोदी जी, वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की चीज पे। महाराष्ट्र में एक ब्लंडर ये हुआ कि आपने वही पुनरावृत्ति की, वही ड्रामा फिर से स्टेज किया जो आपने इसके पहले किया था एक नाथ शिंदे के साथ। और इसके सामने, इस फैक्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और गवर्नर की धज्जी उड़ा दी कि तुम लोगों को क्या बेसिक चीजें भी नहीं मालूम। और वो कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है, पार्टी कौन चलाएगा, पार्टी में डिफेक्शन हुआ कि नहीं, ये डिसाइड होगा पार्टी का अध्यक्ष करेगा। उसका लेजिस्लेचर पार्टी का कोई अगर वो है नेता, उसका कोई मतलब नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन में। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दी है। और उसके लिए बाकायदे अगर आप देखें 10th शेड्यूल को, तो पैरा 2, 1, सब पैरा 1, और उसी तरह 4 और सब पैरा 1, इसको दोनों को मिला के पढ़े तो बहुत स्पष्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें लेजिस्लेचर पार्टी का 2 ही जगह जिक्र है। और वो किस लिए है? इसलिए है कि उसके 2/3 अगर किसी अन्य पार्टी में मर्ज करना चाहें, वो भी ओरिजिनल पार्टी के, तब वो अलाउड है। और उसके लिए दिया है कि जो बचे हुए 1/3 है, वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, वो अपना अलग अस्तित्व बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन बहुत क्लियर है कि पार्टी चलेगी पार्टी अध्यक्ष का, जिसके दस्तखत से आपको टिकट मिला है, जिससे जनता ने आपको वोट दिया है।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्टी अध्यक्ष के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता है। दो शर्तें हैं, 2/3 हो पहला, और फिर वो मर्जर हो, लेकिन ये ओरिजिनल पार्टी के लिए है। डिफेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या किया कि स्पीकर ने पिछले प्रकरण में, स्पीकर ने, हाँ साहब, वो तो विधायक दल का जो नेता है वो भी कह रहा है, और व्हिप भी बदल दिया है उसने उसने पढ़ा नहीं वो क्लॉज। अगर पैरा 4 का सब पैरा 1-2 पढ़ लेता तो उसको एक बच्चा भी बता सकता है, और वो तो वहां का स्पीकर तो अपने को कानून का भी बताता है। उसने ये देखा नहीं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी वर्ड हुआ है। अब वर्तमान में आ जाए, अजीत पवार और ये प्रफुल्ल पटेल वगैरह वगैरह जब ये शपथ लेते हैं या पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं सरकार के साथ जाके, तो इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ में पैरा 4 पैरा 2 में, पैरा 2 पैरा 1 में बहुत स्पष्ट है कि वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। अगर आपने शपथ सरकार की ले ली है जबकि एनसीपी विपक्ष में बैठी है, तो आपने स्वेच्छा से ये पार्टी छोड़ दी है। ये इसका एक वो है, सर्टिफिकेट है, क्लियर कट जीता जागता सर्टिफिकेट है कि इसका मतलब आपने पार्टी छोड़ दी है, और पार्टी छोड़ दी है वॉलंटरली, तो आपको ऐसे ही पार्टी छोड़ दी है आपने। तो अभी अभी पता लगा मुझे कि शरद पवार ने उसको निकाल दिया, क्योंकि पार्टी आपने छोड़ दी, आपने शपथ ले लिया वहां जाके, जबकि हम अपोजिशन में है, तो इसका मतलब कि वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। तो चूंकि आपने पार्टी छोड़ दी है तो हम आपको निकालते हैं, और पार्टी छोड़ दी है आपने तो मेंबर कैसे रहेंगे आप? रहेंगे। तो ये पहला प्रोविजन है जिसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर नियम से चलते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास तो वैसे भी 2/3 नहीं है। आपने देखा कि किस तरह कूद के आप गए, और 9 आदमी भी आपके साथ नहीं थे। आपने दावा किया कि मेरे पास 42 है, 45 है, जाने कितने हैं, लेकिन अंत में पता लगा कि जब शरद पवार ने एक हुंकार पड़ी और कहा मासेस के पास जाएंगे, तो सारे एमएल डर के मारे वापस आ गए, क्योंकि शरद का मास बेस्ड है। आज से नहीं, एक जमाने से शरद वहां कोऑपरेटिव को वहां नस-नस में घुसाया उन्होंने, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और इसके अलावा शरद पवार एक मास लीडर है, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी मास लीडर है, शरद पवार भी वहां के मास लीडर है। तो जैसे ही उन्होंने हुंकार भरी, तो ये सारे एमएलए घबरा के कि अब तो सीट निकलेगी नहीं, चाहे किसी के साथ हो जाए। तो वो एमएलए अगर गए भी थे तो वापस चले आए। अब सीधी सी बात है कि आपके पास 9 कुल है, उसमें भी 2-4 वापस हो जाएंगे, और कोई ताजुब नहीं, अजीत पवार खुदे माफी मांग ले, कहेगी सरकार गलती हो गई, हमको फिर से ले लो। और इसके लिए सुप्रिया ने अभी कहा भी है, शरद पवार की बेटी ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया है कि अगर अजीत पवार अपनी गलती मान के वापस चले आते हैं तो कोई बात नहीं, और इसके उम्मीद भी बन सकती है। अब इसमें है क्या, शरद पवार ने यह लिख के दे दिया है स्पीकर को कि इन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप, इन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, पब्लिकली किया है, जिसके दस्तावेज हैं, लिहाजा ये पार्टी छोड़ चुके हैं, इनको निकाल दीजिए। तो वो तो वॉलेंटरली गिव अप है, तो मेंबरशिप ऐसे ही चली जाएगी। तो अब खतरा ये है कि क्या स्पीकर इस कंप्लेंट को लेगा। एक कमजोरी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की वो ये है कि वो स्पीकर को बाध्य नहीं करता कि कितने दिनों में डिफेक्शन पे फैसला ले, लिहाजा बड़े इत्मीनान से वो बैठ जाएगा, कोई फैसला नहीं करेगा, और चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन तब फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी कि मामला ऑलरेडी है महाराष्ट्र को लेके। अगर उसी में एक और भी ये चला जाए केस, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के तेवर दूसरे होंगे, क्योंकि तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का बैकग्राउंड कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी खड़ा होगा। जी सिंह साहब, एक चीज और थी, मैं थोड़ा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, विपक्ष की राजनीति को मैं कहूंगा थोड़ी जान आई जब नीतीश कुमार जी छोड़ के एनडीए बिहार में वापस महागठबंधन में आए, उसमें थोड़ी और जान आई जब भारत जोड़ो यात्रा चली, उसमें थोड़े पंख लगे जब अडानी वाली स्पीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में दी, और उसके बाद जो हुआ,
और जो पटना में विपक्ष की मीटिंग हुई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भी एक टर्निंग पॉइंट क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी एकदम से घबरा, अभी तक बौखलाई थी, अब लग रहा है कि घबरा भी गई है, क्योंकि वो जो निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो साफ साफ लग रहा है कि पटना की विपक्ष की मीटिंग ने इनको थोड़ा अनसेटल किया है। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, ये वो फाइट टू फिनिश वॉर, और दूसरा मतलब कि एक दूसरे को खत्म करने के हद तक ये जाती है। दूसरा ये है कि नो होल्ड्स बार्ड, कुश्ती में हम कोई दांव नहीं छोड़ेंगे और कोई नियम कानून नहीं चलेगा, हम ईडी से लेके सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हम, और ये बीजेपी का एक सेट मूव है, इसमें वो नैतिकता वैतिकता नहीं देखती है। इसका सीधा मतलब क्या है, अगर अपोजिशन यूनिटी, क्या होता है कि जब भी एक पॉलिटिकल स्पेस हमेशा अवेलेबल रहता है, एक नेता आता है या एक सिचुएशन आती है, जनता विकल्प तलाशती है, अगर उसको विकल्प मिल गया तो वो उधर जाएगी, विकल्प नहीं मिला तो फिर वापस इधर ही आ जाती है, जिसको टीना फैक्टर कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब यहां पे क्या है कि एक नया अल्टरनेटिव बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। मोदी तब आए जबकि कांग्रेस की इमेज बेहद खराब हो गई थी, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, 2G स्पेक्ट्रम के बाद, वगैरह वगैरह। तो एक शून्यता क्रिएट हुई, मोदी ने उसको भरा, अपनी इमेज मार्केटिंग सब कुछ करके मोदी ने उसको भरा। आज फिर से एक वर्ड हल्का सा दिखाई दे रहा है, एक शून्यता दिखाई दे रही है, लोग विकल्प की तरफ देखने लगे। इस विकल्प को अगर उनको टेंजिबल कुछ मिल जाए कि हाँ ये अपोजिशन यूनिटी है और अब हम दे सकते हैं, तो अपोजिशन यूनिटी की तरफ वो जाने लगेगी। जाएगी तो होगा क्या, आपको 37% ही वोट मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लोग अगर पोलिंग बूथ पे गए थे वोट डालने, तो 2 ने आपको नहीं दिया, सिर्फ 1 ने दिया। तो अब जरा सोचिए कि अगर इस एक में से भी कुछ कम हो जाता है, या ये जो 2 है दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी। तो मोदी जी को ये मालूम है, लिहाजा बीजेपी में जो बेचैनी, हम ये नहीं कहते कि उससे अचानक वो नीचे आ जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है स्थिति, लेकिन इसकी क्रिस्टलाइज हो रहा है, ये एक शेप ले रहा है विकल्प, और अगर विकल्प मिलेगा तो जनता का एक बड़ा भाग उस विकल्प की तरफ जाएगा, जो वोट दिया है वो भी, और जिसने अपोजिशन में अलग अलग पार्टियों को वोट दिया है वो भी। ये खतरा बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। कर्नाटक अभी देखा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, बीजेपी अनर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लिहाजा वो सारे हथकंडे चलेगी, और अंत में तो हिंदू मुसलमान नहीं, मतलब वो तो एक ट्रम्प कार्ड नहीं है, तो ये कोशिश करेगी। और मुझे लग रहा है कि ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना गंदगी होगी इस 2024 की लड़ाई में कि पॉलिटिकल छिछोरेपन का ये एक क्लाइमेक्स होगा जी। साहब एक चीज और था, कुछ लोग, एक और बात हो रही है, क्योंकि वो देख भी रहे हैं, थोड़ा रीजनल अस्मिता की भी बात हो रही है। बंगाल का इलेक्शन जब इन्होंने जाके दीदी और दीदी किया, तो बंगाल के लोगों को लगा कि नहीं, अब हम कांग्रेस भी हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें दीदी के पीछे रैली अराउंड करना है। ये बात हमने पंजाब में भी देखी कि पंजाब में पंजाब की अस्मिता की बात हुई, कर्नाटक में इन्होंने येदुरप्पा को निकाला, फिर उनको लगा कि नहीं ठीक है। क्या महाराष्ट्र में भी मराठी अस्मिता के, क्योंकि 2 लोग उसके वो हैं, सबसे बड़े मराठी मानुस के जो आइकॉन हैं वो भाई उद्धव ठाकरे, उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, और मराठा जो प्राइड की बात करते हैं, वो तो शरद पवार को छोड़ के मराठा प्राइड, आज कोई मराठा लीडर उनके कद का नहीं, उनके आसपास नहीं है। तो क्या ये भी कहीं प्ले कर सकता है मराठी अस्मिता की बात? मैंने ये रीजनल प्राइड का गेम दिया किसका है, वाइब्रेंट गुजरात, और गुजरात की शान और वगैरह वगैरह। जब मोदी जी कहा करते थे, चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात प्राइड को लेके तो कितने कसीदे काढ़े थे उन्होंने, गुजरात तो मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात प्राइड, गुजराती अस्मिता, अरे क्या था, वाइब्रेंट गुजरात वगैरह वगैरह। तो ये मोदी जी का दिया हुआ है, तो इसमें गलत क्या है, हालांकि मोदी जी का बहुत पहले से चल रहा है। अब मराठा अस्मिता की बात है तो देखिए 2 चीजें हैं, शिवसेना का जो बेस है, उद्धव ठाकरे के शिवसेना का या किसी भी शिवसेना, दोनों को मिला लीजिए,
वो बृहन मुंबई के ही आसपास है, पॉलिटिकली इससे बहुत दूर नहीं जाता, थोड़ा सा अन्य जगहों पे ले लीजिए, लेकिन वो बृहन मुंबई के ही पास है। बाकी मराठा अस्मिता की जब बात आती है तो शरद पवार उसके बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो मराठा प्राइड एक बड़ा इशू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मराठा प्राइड को छोड़िए, कोऑपरेटिव के मूवमेंट को शरद पवार ने पिछले 40 साल से जिस तरह वहां डेवलप किया है, इकोनॉमिक गेन वहां पे एक बड़ा इशू है, और उसकी वजह से अन्य लोग भी शरद पवार से जुड़े हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में अगर आप कर लीजिए, आप सरकार बचा लीजिए, सरकार गिरा दीजिए, पलट दीजिए, सब फर्जी कर दीजिए, एक नाथ शिंदे की जगह किसी और शिंदे को ले आइए, लेकिन चुनाव जब आएंगे तो शरद पवार की एज, उनकी विक्टिम इमेज जो अभी इस समय डेवलप हो रही है कि शरद पवार के साथ धोखा किया इसने, जिसने बचपने से बड़ा किया, उनकी एज और उनका स्वास्थ्य, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो शरद पवार, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, कांग्रेस, जैसे ही ये साथ आएंगी तो एक इतना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस समय एक बड़ा गेन होगा। तो बीजेपी वहां पे बहुत कमजोर, क्योंकि एक नाथ शिंदे का अपना कुछ नहीं है, एक नाथ शिंदे वहां कोई मास लीडर नहीं है, ये तो तिकड़म में बने हैं। उसी तरह से बाकी अजीत पवार है, अजीत पवार के एक छोटे से इलाके में जहां के वो हैं चुने जाते हैं वहां पे है, और अदरवाइज शरद पवार से हटके उनका अपना अस्तित्व कहीं नहीं रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक दांव उल्टा पड़ गया है, और ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में नॉन बीजेपी सेंटिमेंट को ये काफी तेजी से बढ़ाएगा। जी हाँ सिंह साहब, अंतिम प्रश्न है, मैं लालच में एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूं। ये जो एक एक इधर चला है कि अब जनता जो है वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दे रही है, वो डिसाइसिव मैंडेट दे रही है। पंजाब में देखा, बंगाल में देखा, गुजरात में देखा, हिमाचल में देखा, कर्नाटक, आप कहीं पे भी अब जनता ये कहती है कि ये सब गठबंधन है, हम बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इन सबका असर 2024 के लोकसभा में भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 48 में 42 सीटें इस गठबंधन के पास, मतलब बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए तो 2024 की हाँ, मतलब 2019 में इतनी थी, अब 2019 में इतनी थी, अब 2024 में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि मुझे जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि मोदी क्या करेंगे। मोदी किसी भी हालत में ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, और सरकार से, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है, एक डिक्टेटर को ये हमेशा डर रहता है कि अगर हम उतर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो जो पूरा ईडी है, ईडी तो सत्ता का होता है ना, ईडी का मुंह इधर हो जाएगा। तो इस तरह की गवर्नेंस जब आप देते हैं तो ये डर हमेशा रहता है, लिहाजा आप सब कुछ करेंगे। अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, मोदी जी की सरकार के पास 6.5 लाख करोड़ का सेविंग है, जो कि पेट्रोल जो रूस से लिया है उसके लाभ से हुआ है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हुई है क्योंकि यूरिया का इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर गया है, और फूड को लेके फूड सब्सिडी भी कम हो गई है। कुल मिला के मैंने कैलकुलेट किया तो 6.5 लाख करोड़ रुपए इस समय मोदी जी के पास हैं। कुछ नहीं करना है, जैसा कि पिछली बार किया था किसान सम्मान निधि, उसी तरह सिर्फ ये अनाउंस करेंगे कि बेरोजगारों के लिए हम हर बेरोजगार के, हर घर में बेरोजगार को हम 2,000 रुपया महीना देंगे, और ये 3 साल तो चला ही सकते हैं। ये एक ट्रम्प कार्ड है जो मोदी जी को, इसलिए अपोजिशन को पहले से तैयार होना चाहिए कि 6.5 लाख करोड़ रुपए ये आदमी झोंक देगा, और ये उस समय वो ने कहा ना कि हर दांव खेला जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ा दांव है कि कुछ ना करो, सीधे पैसा फेंको, सरकार का पैसा। कह दो भाई बेरोजगारी हुआ है ना, हम तो उसको तो दूर करेंगे ही, लेकिन जो बेरोजगार है और 18 साल से 25 साल की उम्र के हैं, उनको हम ये 2,000 महीना देंगे। बस इतना ही तो कहना है ना। किसान को आपने दे ही दिया है 17 रुपया रोज, 6,000 रुपया 4 महीने में, सॉरी 2,000 रुपया आप देते हैं 3 किस्तों में,
हर 4 महीने में 2000 रुपया, तो 17 रुपया पड़ा हो, 17 रुपया वो देते हैं, 2000 और दे देंगे, एक बार फिर आप आ जाएंगे, फिर उसके बाद तो फिर दुनिया बदल जाएगी। तो मुझे सिर्फ यही खतरा है कि मोदी जी जब हारने लगेंगे तो ये हथकंडा अपनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। लेकिन एक अच्छी चीज ये हो रही है कि इस चुनाव में हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ और सबसे अनुभवी, इधर शरद पवार साहब और उधर कांग्रेस को खड़गे साहब लीड कर रहे हैं। और ये अनुभव का तो अपना वो है, क्योंकि ये सब लोग प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन रहे हैं। इन्होंने ठीक से अपने अपने अपनी पार्टी को अपने अपने हिसाब से वो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आनंद जी, अनुभव तो आडवाणी जी को भी था, वाजपेयी जी को भी था। जी, जी। लेकिन उनके उनके अपने घर के लोगों ने उनको मारा था। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद पार्टी के लोग उनके उनके पीछे खड़े हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।